हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक अवधारणा निर्माण को सुगम बनाना। तो चैप्टर 5 के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अवधारणा निर्माण क्या है। तो उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अवधारणा निर्माण को सुगम बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे जो है बच्चे के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, इसके क्या तरीके होते हैं। तो इन सब पर बात करेंगे और इन सब में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। तो आज इन सब टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो क्लास को आपको पूरा लास्ट तक देखना है और चीजों को अच्छे से समझना है, ताकि आप अपने पेपर में जो प्रश्न आपसे पूछे जाए उन्हें अच्छे ढंग से लिख सकें। क्योंकि जब तक आप पूरी बात को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, ध्यान से उसे सुनेंगे नहीं, तो आपके लिए जो है जो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन्हें लिखना मुश्किल हो सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को फिर भी आप जो है सोच समझ करके या कुछ ऑप्शन में से गैस करके सही कर सकते हैं, बट जब आपको लिखना होता है तो उसके लिए जो है आपको चीजों को समझना होता है, ध्यान से सुनना होता है। तो फोकस करिएगा, चीजों को आप ध्यान से सुने और चीजों को समझें। तो अवधारणा निर्माण के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। अवधारणा निर्माण एक प्रक्रिया है जिससे जो है बालक के जो अनुभव होते हैं या जिन बातों को बच्चा जानता है उन बातों को उसको जोड़ करके उदाहरणों के द्वारा फिर बच्चे को किसी ज्ञान से या सिद्धांत से या परिभाषा से हम जोड़ते हैं, तो तब वो कॉन्सेप्ट बनता है। तो उसमें क्या है, बच्चे के एक अनुभव का प्रयोग किया जाता है। पहले हम बच्चे के अनुभव को जानने की कोशिश करते हैं, फिर उन अनुभवों के आधार पर उसके नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, ताकि जो नई बात बताई जा रही है वो पूर्व ज्ञान से जुड़ करके उसका जो नया कॉन्सेप्ट है वो मजबूत बन सके। तो इसी चीज को कहते हैं अवधारणा का निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, पूरी इस पर बात हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी थी। तो जिसके माध्यम से बालक अपने विभिन्न अनुभवों, तथ्यों और उदाहरणों को जोड़कर किसी विचार या सिद्धांत की सामान्य समझ को विकसित करता है। और प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि बालकों को अर्थपूर्ण अवधारणा विकसित करना है। अर्थपूर्ण अवधारणा का मतलब यही है कि बच्चा जब चीजों को समझे, और वो समझेगा कब, जब वो उसको जीवन में प्रयोग करने लायक उन्हें महत्वपूर्ण मानेगा। तो जब उसके अनुभव से जुड़ेगा, जब उसने जीवन में उन चीजों को कहीं देखा होगा, तो वो उन चीजों पर ध्यान देगा, और जब ध्यान देगा तो वो उसको समझ पाएगा और उन्हें आगे के लिए अपने मन मस्तिष्क में ठीक ढंग से बैठा पाएगा। तो इससे जो है अर्थपूर्ण अवधारणा विकसित होती है। जेन पियाजे ने भी कहा है, बच्चा जो है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। बच्चा हमेशा जो है वो सीखता रहता है, और जब आप कुछ बताते हैं तो उससे जो है वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नए ज्ञान का निर्माण करता रहता है। तो बच्चा कोई निष्क्रिय वो नहीं है, वो ज्ञान में सक्रिय भूमिका निभाता है। अतः शिक्षक को भी जो कार्य है ऐसी परिस्थितियों को निर्मित करके करना चाहिए जहां बालक स्वयं सोच करके और अनुभव करके अवधारणाओं को विकसित कर सके। तो इस पर हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, अवधारणा निर्माण क्या है। तो अब अवधारणा निर्माण को सरल कैसे बनाया जाए। तो सरल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान का निर्माण करना। यानी पहले तो हमें उसको रिकॉल कराना है कि वो जानता क्या क्या है, क्योंकि बच्चा खुद तो रिकॉल करेगा नहीं। तो हमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछने होंगे जिनके द्वारा वो अपने जो ज्ञान है, जो बातें जानता है, उसको रिकॉल कर पाए। तो अवधारणा का निर्माण तभी प्रभावी होता है जब उसे बालकों के पूर्व अनुभवों से, ज्ञान से जोड़ा जाए। इसी को हम कहते हैं पूर्व ज्ञान का निर्माण। तो कई बार जैसे हनुमान जी के पास शक्ति थी, हनुमान जी के पास शक्ति थी, पर उस शक्ति को याद दिलाना पड़ता था। याद दिलाया और फिर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। इसी तरह बच्चों के पास भी सीखने की बहुत क्षमता होती है। बच्चे कुछ भी सीख सकते हैं, आप उनको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, बट उन्हें पहले कुछ बातें याद दिलानी होती है, पहले से वो क्या जानते हैं। वो चीजें जब आप उनको याद दिला देते हैं तो उसके बाद वो नई चीजों को भी उनसे जोड़ करके सीख लेते हैं। तो बच्चों के पूर्व अनुभवों को, ज्ञान पूर्व अनुभव को जोड़ना होता है। तो इसके लिए एक तरीका होता है, उसे कहते हैं संबंध बनाना, मेकिंग कनेक्शन। यानी नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ने पर अधिगम क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है। जैसे भिन्न पढ़ाते समय पिज्जा या रोटी के टुकड़े को जोड़ करके समझाना। जैसे हम कहें कि रोटी के 2 हिस्से कर दिए, तो ये क्या हो गया, बच्चा कहेगा आधा। तो आधे को क्या लिखते हैं, 1/2, 1/2। तो इसलिए उसको पूर्व ज्ञान था कि रोटी को 2 टुकड़ा कर दिया, मतलब एक आधा हो गया और ये भी आधा हो गया। आधा वो जानता है, भाषा में जानता है कि आधा है। तो आधे का मतलब हमारे पास एक रोटी थी, हमने उसके 2 हिस्से कर दिए, तो आधा हो गया 1/2। अगर मैं इसके 4 हिस्से कर देता तो मेरे पास एक थी, उसके मैंने 4 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा क्या हो गया, 1/4। तो उसको बच्चा बोलता है कि ये तो चौथा ही हो गया, ठीक है, 1/4 हो गया। तो वो भाषा में जानता है और प्रैक्टिकलिटी में चीजों को जानता है। तो इसलिए हम जो जटिल विषय हैं उनको सरल बना सकते हैं पूर्व ज्ञान से जोड़ करके। और इससे क्या होता है, बच्चे की दीर्घकालिक स्मृति का विकास होता है, यानी वो लंबे समय तक चीजों को याद रख सकता है। तो पूर्व ज्ञान के निर्माण की एक विधि तो होगी मेकिंग कनेक्शन, संबंध बनाना। दूसरी विधि होती है अर्थ निर्माण करना।
अर्थ निर्माण की भी बहुत सारी रणनीतियां होती हैं कि बच्चे के लिए जब कोई जो चीज है उसका कोई मीनिंग उसके मस्तिष्क में बन जाएगा या उसके समझ में आएगा तो उस चीज को याद भी रखेगा। जैसे किसी चर्चा के द्वारा या प्रश्नोत्तर द्वारा हम बच्चे के लिए जो है कर सकते हैं कि वो उन चीजों को याद रखे, उदाहरणों के द्वारा या और कुछ प्रति उदाहरण देकर के, चित्र, चार्ट और मॉडल के द्वारा और माइंड मैप्स के द्वारा हम अर्थ का निर्माण कर सकते हैं, जिससे जो है बच्चा चीजों को लंबे समय तक याद रख सके। इसी के बारे में कहा था जेरोम ब्रूनर ने कि सीखना जो है वो खोज की प्रक्रिया है। खोज की प्रक्रिया यानी बच्चे स्वयं से थोड़ा सा प्रयोग करके भी चीजों को सीखते हैं। ये कथन आप याद रखना, कहीं पे आपको कोट करना हो तो आप कोट कर सकते हैं। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चंस के आंसर आप लिखते हैं तो कोटेशंस बहुत काम आते हैं, तो अगर आप कोट को हाईलाइट करके लिखते हैं तो आपके नंबर एक्स्ट्रा आते हैं। अगर 8 नंबर का प्रश्न है और आपने 2-3 कोट उसमें अच्छे से लिख दिए जो ऑथेंटिक भी हैं, तो ऑथेंटिक कोट को लिखने से 1-2 नंबर तो आपका वैसे ही बढ़ जाता है। तो बच्चों के पूर्व ज्ञान के निर्माण में संबंधों की समझ विकसित करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। जैसे कोई टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ाने के क्या कारण है या उसका क्या परिणाम है, तो कारण और परिणाम बताना, या किसी टॉपिक की किसी दूसरे टॉपिक के साथ समानता या असमानता को बताना या तुलना करना, विश्लेषण करना, इन सब से भी जो है बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है बेहतर ढंग से डेवलप होता है। या किसी चीज को पहले छोटे छोटे हिस्सों में समझाना और बाद में पूर्ण रूप में समझाना। तो ये कई तरीके होते हैं जिससे हम किसी टॉपिक को विस्तार से समझा सकते हैं और बच्चे की समझ को विकसित कर सकते हैं। जैसे विज्ञान में पौधों में प्रकाश संश्लेषण को समझाने से पहले सूर्य से क्या मिलता है, सूर्य से पौधों को ऊष्मा मिलती है, जल से पौधे जल का शोषण करते हैं जड़ों के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं हवा से, और तीनों चीजों से मिलकर के वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिस प्रक्रिया को हम पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो पहले अगर हम थोड़ी सी चर्चा सूर्य के बारे में, जल के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कर लेंगे तो इससे क्या है, छोटे छोटे भागों के बारे में बच्चा समझ करके अपनी पूरी अवधारणा को समझ सकता है। तो इस तरह से अवधारणा का निर्माण किया जाता है। फिर हम बात करें कि शिक्षण में केवल तथ्यों पर नहीं बल्कि मुख्य विचार पर भी ध्यान देना है। बाद में हम सिर्फ ऐसा ना हो कि बच्चे को जो है चीजें रटा दी गई कि फलानी घटना इतिहास में इतने तारीख को हुई थी, फलानी घटना इतने तारीख को हुई थी, फलानी घटना इतने तारीख को हुई थी। अब उसने तारीखें तो रट ली कि 10 मई 1857 को मेरठ से जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी, उस स्थान को क्यों चुना, क्या कारण थे आंदोलन करने के, स्वतंत्रता आंदोलन की जरूरत क्या पड़ी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ। तो जब बच्चे इन सब बातों को समझते हैं, क्यों हुआ, कब हुआ, तो वो याद कर लेंगे, पर क्यों हुआ, क्या कारण थे, तो कारण और फिर उसका क्या परिणाम हुआ। तो जब बच्चे कारण और परिणाम और सब बातों को विस्तार से समझते हैं तो वो बिग आइडियाज पर ध्यान देकर के चीजों को गहराई से समझ पाते हैं। तो विद्यार्थियों को विषय की गहराई की समझ विकसित करने के लिए जैसे इतिहास को सिर्फ तारीख की बजाय उद्देश्य और उसके कारण और परिणाम बताना ये बहुत आवश्यक है, और उस पर चर्चा करना। तो शिक्षण में केवल तथ्यों पर नहीं बल्कि मुख्य विचारों पर बल दिया जाना चाहिए। तो इससे भी जो है बच्चे के पूर्व ज्ञान का निर्माण बेहतर ढंग से होता है। अब आते हैं अवधारणा निर्माण को सुगम बनाने कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। ये तो 4 मुख्य बिंदु हमने डिस्कस कर लिए, पर कुछ और भी बिंदु होते हैं जो जरूरी होते हैं। और एग्जाम में आपको अगर कोई लंबा प्रश्न लिखने को आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया, सॉरी, तो उसमें आपको ज्यादा पॉइंट लिखने होंगे। तो ज्यादा पॉइंट लिखने होंगे तो जैसे आप लिख सकते हैं गतिविधि आधारित अधिगम। कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, किसी चीज को आसानी से सिखाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, एक्टिविटीज का। जैसे बच्चों को प्रयोग करने देना, प्रोजेक्ट करने देना या समूह में कार्य करने देना। इससे जो है बच्चों की जो अवधारणा है वो स्पष्ट बनती है और लंबे समय तक वो उसको याद रख पाते हैं, यानी स्थायी होती है। जॉन डीवी ने कहा था करके सीखना ही वास्तविक शिक्षा है। यानी वास्तविक शिक्षा क्या है, जब बच्चे खुद स्वयं से चीजों को करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, इसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो भाषा की भूमिका क्या होती है सीखने में, भाषा विचारों को व्यक्त और स्पष्ट करने का एक माध्यम है, और मात्र भाषा में चर्चा होगी तो चीजों को ज्यादा अच्छे ढंग से बच्चे याद रख पाएंगे। और इसके लिए एक जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन है वो खुला संवाद हो, यानी वन वे कम्युनिकेशन ना हो। वन वे कम्युनिकेशन की जगह क्या हो कि बच्चों से बातचीत करने के तरीके से पढ़ाया जाए। इस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चे भी प्रश्न पूछ सकें और शिक्षक उनके प्रश्नों का जवाब दें, और शिक्षक जब प्रश्न पूछें तो बच्चे भी जो है कक्षा में उत्तर दें। तो एक खुला संवाद और चर्चा के रूप में जो है कक्षा का संचालन होना चाहिए, जिसमें समूह वार्ता भी एक उसका हिस्सा होती है। ग्रुप में चर्चा हो, बच्चे आपस में समूह बना करके टॉपिक्स पर चर्चा करें, प्रोजेक्ट पर चर्चा करें, चाहे प्रयोग पर चर्चा करें, समूह में चर्चा करें। तो उससे जो है अवधारणा और अधिक स्पष्ट होती है और स्थायी बनती है। जैसे लेव वायगोत्स्की ने कहा था कि भाषा जो है
वो संज्ञानात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास मतलब नॉलेज का, ज्ञान का विकास करने के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा क्या है, एक प्रमुख साधन है, एक प्रमुख साधन है। भाषा के द्वारा जो समझ है उसके विकास में बड़ा योगदान दिया जाता है। बगैर भाषा तो चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। कहीं ना कहीं अगर हम सिर्फ सांकेतिक भाषा में बात कर रहे होते तो चीजों को समझना कठिन होता। वैसे सांकेतिक भाषा में भी चीजों को समझा जा सकता है, पर चीजों को समझना कठिन हो जाता है। इसलिए भाषा एक माध्यम बनाती है जिससे हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये बातें क्लियर हो रही हैं। तो अवधारणा निर्माण में और क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, जैसे जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं छात्रों की, तो वो भी उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं तो अवधारणा में कहीं ना कहीं चूक रही होगी। अगर पहले जब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तभी तो गलती करी। अब जैसे मान लो कुछ बच्चे आपने देखा होगा क्या करते हैं, जैसे मैं एक सवाल देता हूं कि इस तरह से मैं जोड़ दिया गया बच्चे को, अब जोड़ दिया गया तो ये तो बच्चा कर देगा और सही आंसर लिख देगा, तो ये सही आंसर आ गया। बट अगर मैंने इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख दिया होता, इस तरह से लिख दिया होता, और कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको जोड़ करके 18 लिख दें और इसको 17। तो यहां पर क्या है कि हाँ, वो जोड़ना तो सीख गया बच्चा। अगर ऐसा उत्तर दे रहा है तो बच्चा क्या है, जोड़ना तो सीख चुका है, पर उसका कॉन्सेप्ट जो जोड़ के साथ हासिल का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं हुआ। तो यानी जो गलतियां हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा जानता नहीं है, जोड़ना जानता है। अब क्या है, उसकी गलती को हमें नए कुछ सिखाने के लिए, हासिल सिखाने के लिए एक अवसर के रूप में देखना है, ताकि हमें ये पता चल गया है कि ये जो हासिल था, यहाँ पर एक था, ये गलत था, तो इस कॉन्सेप्ट को सुधारा जाए, उसे हासिल का कॉन्सेप्ट बताया जाए। इसलिए शिक्षक के लिए ये विश्लेषण करना भी जरूरी है त्रुटियों का, कि एनालिसिस करे और जाने कि गलती क्यों हुई है, और फिर उस गलती के कारण को सुधार करके बच्चे को आगे बढ़ाए। तो गलतियां जो है वो सीखने का अवसर है। गलती क्या है, सीखने का अवसर देती हैं। त्रुटि विश्लेषण की सही अवधारणा को विकसित करने में मदद करती हैं, और त्रुटियों का एनालिसिस करें, बच्चों को डांटे डपटे नहीं, धमकाए नहीं, तो ताकि भयमुक्त वातावरण बने, तभी बच्चे जो है, बच्चों की गलतियों से सीखने का वातावरण बन सकता है। गलत उत्तर भी सोच की दिशा बताते हैं। गलत उत्तर क्या बता रहे हैं, बच्चा कैसे सोच रहा है। देखो यहाँ पर हमने बच्चा कैसे सोच रहा है, क्योंकि उसको हासिल नहीं पता था, तो वो बच्चा तो जोड़ना तो जानता है ना, तो हमें उसकी सोच की दिशा तो पता चल गई, वो किस तरह से जोड़ता है, तो उससे हम एनालिसिस करके उसको सुधार सकते हैं। तो गलतियां कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ब्लंडर कर दिया, पर उनका एनालिसिस करके उसमें और चीजें सिखाई जा सकती हैं। तो इसमें मूल्यांकन की क्या भूमिका होती है अवधारणा निर्माण में। जो निरंतर मूल्यांकन होता है, जिसे हम सीसी कहते हैं, निरंतर और समग्र मूल्यांकन, ये बच्चे की अवधारणा की समझ को जांचने के लिए ही बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अगर हर महीने 2 महीने पे या साप्ताहिक रूप से एग्जाम कराए जाते हैं, तो उससे जो है शिक्षक एनालिसिस करके ये देख सकते हैं बच्चा कितना सीखा है और अभी कितना सीखना बाकी है, और किस कॉन्सेप्ट में कहां पर उसे कंफ्यूजन है। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस के आंसर बच्चे के एनालिसिस करते हैं, तो उससे आपको ये क्लियरली समझ में आता है किस बच्चे को कौन सा कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आया है। तो उससे फिर उसकी अवधारणा की समझ हम जान सकते हैं और उसका निर्माण कर सकते हैं। तो केवल अंक के लिए मूल्यांकन नहीं है, ये इसलिए है कि ये जाना जा सके कि किस अवधारणा के साथ प्रॉब्लम है या किस कॉन्सेप्ट को बच्चे ने नहीं समझा है, उसे सुधारने के लिए। तो इसलिए प्रश्न कैसे होने चाहिए, समझ आधारित प्रश्न होने चाहिए, जिनसे हम बच्चे की समझ की जांच कर सकें और आगे फिर उसको सुधार सकें। तो इसमें कुछ मौखिक प्रश्न हो सकते हैं, कुछ गतिविधियों के द्वारा मूल्यांकन हो सकता है। तो मूल्यांकन जो है सुधार का साधन होना चाहिए, ना कि दंड का। क्लियर है। तो अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होगी, अवधारणा निर्माण को कैसे सुगम बना सकते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब इसमें करेगा कौन, शिक्षक करेगा। तो शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक का भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में भी है, साथ साथ शिक्षक को जो है पूर्व ज्ञान का आकलन करना है। शिक्षक ही तो करेगा, बच्चा क्या जानता है नहीं जानता है कैसे करेगा, कुछ प्रश्न पूछ करके, उन प्रश्नों के द्वारा बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करेगा। उसके द्वारा फिर ऐसी गतिविधियां डिजाइन करेगा जिनसे जो है नए ज्ञान का विस्तार किया जा सके, नई चीजों को बच्चों को सिखाया जा सके, जोड़ा जा सके। साथ ही बच्चों के बीच में संवाद को, चर्चा को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। त्रुटियों को सीखने का अवसर बनाना किसके द्वारा होगा, शिक्षक के द्वारा होगा। शिक्षक को ही उन त्रुटियों को एनालिसिस करना होगा और ये पता करना होगा कि कौन सी कॉन्सेप्ट में अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है और कौन से कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट करनी आवश्यक है, किसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये कैसे होगा, त्रुटियों को सीखने का अवसर बनाएगा टीचर जब एनालिसिस करेगा। और टीचर को ही कक्षा के अंदर सकारात्मक वातावरण बनाना है, जहां पर बच्चे चर्चा कर सकें, प्रश्न पूछ सकें, अपने या शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना है, भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना है। तो शिक्षक केवल यहाँ पर ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाला है, मार्गदर्शक है, फैसिलिटेटर है। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये तो आप सब समझते हैं। तो निष्कर्ष क्या है,
हमने जो आज डिस्कस किया इस छोटी सी क्लास में कि अवधारणा निर्माण को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, और पूर्व ज्ञान का आकलन भी महत्वपूर्ण है, साथ ही गतिविधि आधारित शिक्षण महत्वपूर्ण है, भाषा का जो है उसके लिए चर्चा क्लास में, त्रुटियों की स्वीकारता होनी चाहिए कक्षा के अंदर, सतत मूल्यांकन हो, और इसी के द्वारा जो है जो कॉन्सेप्ट का जो निर्माण है वो सरल बनाया जा सकता है। तो जब शिक्षक बालक को एक सक्रिय भागीदार बनाता है तभी क्या है अधिगम स्थायी और अर्थपूर्ण बनता है। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के जितने भी एस्पेक्ट थे उसमें सुगम बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते थे उन पर चर्चा कर ली, उनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें भी ब्रिज कोर्स का एग्जाम देना है, तो वो अपने कम से कम समय में अपना रिवीजन कर सके और अपने प्रश्नों को उत्तर अच्छे ढंग से लिख पाएंगे जब भी आपका एग्जाम होगा। तो इस क्लास को शेयर जरूर किया करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।